पार्ट 18 ऑफ रूहे यारम। वो कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑफ थी। यारम सो गए क्या? वो कहते हुए आगे आई। यारम सो गए क्या? वो कहते हुए बेड के करीब आकर पूछने लगी, जब किसी ने अचानक उसे अपनी बाहों में ले लिया। अभी तो मेरी प्यारी सी बीवी ने मुझे मनाया तक नहीं। यारम ने झुककर उसके गाल को चूमा। डार्लिंग, कैसे मनाओगी मुझे? वो उसे बाहों में उठाए ताबेत बेड तक ले आया। रूह ने उसके गले में बाहें डाल दी। आप बताएं कितने नाराज है, उसी हिसाब से मनाऊंगी। रूह उसी के अंदाज में बोली। बहुत बहुत ज्यादा। यारम उसकी छोटी सी नाक को छूकर बोला। बहुत 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 ज्यादा नाराज, मतलब आसानी से नहीं मानने वाले। रूह ने डरने की एक्टिंग की। बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरी छोटी सी जान को। यारम ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो नहीं मना पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी किसी इतने ज्यादा रूठे हुए इंसान को नहीं मनाया। यारम ने एक झटके से उसे अपने ऊपर किया। ट्राई तो करो, मैं जल्दी मान जाऊंगा। यारम ने ऑफर दी। आंखें बंद करे। रूह ने पूछा, किस करोगे? यारम ने मुस्कुराकर पूछा। ऑफ गंदे, बंद तो करे पहले। रूह ने घूर कर कहा, बेबी, इस अंधेरे में तुम्हारी घूड़ियां महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा किस करते हुए तुम मुझे नजर आओगी? यारम शरारती अंदाज में बोला। लेकिन कमरे में इतना अंधेरा अभी नहीं था कि यारम को नजर न आए। बाहर लगी हुई लाइटिंग की वजह से अंदर कभी लाइट ऑन तो कभी ऑफ हो रही थी। लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। यारम का इरादा आज पक्का उसे किस लेने का था, लेकिन तभी उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। रूह ने आहिस्ता से अपना आप उसके बाहों से छुड़ाया और उसके दिल के मुकाम पर लब रख दिए। फिर वहीं अपना कान रखकर लेट गई। आपको पता है मुझे ये जगह बहुत पसंद है, और ये आवाज़। यारम, आपको पता है मुझे लगता है आप हर धड़कन के साथ मेरा नाम पुकार रहे हैं। ऐसा लगता है आप अपनी हर सांस के साथ मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। यारम, मैं तो आपके बगैर नहीं सकती। इसलिए सारिम के हाथों तलाक के कागजात मंगवाए थे तुमने? यारम ने उसकी बात काटते हुए कहा। नहीं यारम, वो पेपर मैंने नहीं मंगवाए थे, सारिम भाई खुद लेकर आए थे। कल वो मेहंदी पर आएंगे ना, आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा। वो कागजात सारिम भाई खुद लाए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, रूह ने कहा। तो यारम को एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रूह को इतनी बड़ी सजा दी, वो सजा जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती भी नहीं थी। लेकिन इस वक्त वो रूह का मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो तो ठीक है बेबी, लेकिन मैं किस फिर भी लूंगा, यारम ने मासूमियत से कहा था। उसके सीने पर सर रख के वो बेइख्तियार मुस्कुराई। और अगर मैं ना दूँ तो? अब तो नखरे दिखाना बनता था। मुझे लेना आता है, बेहतर है तुम खुद ही दे दो। ये शर्म हया एक तरफ रखो और मुझे किस करो, वरना फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। बाद में मैं एक किस पर तो हरगिज नहीं टलने वाला। अब क्या एक किस पर टल जाएंगे? रूह ने बड़ी मासूमियत से पूछा। नहीं, लेकिन अगर तुम खुद एक किस दोगे तो तुम्हें ज्यादा देर पछताना नहीं पड़ेगा। यारम, रूह ने कुछ कहना चाहा। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो लड़की। किस में? यारम ने उसे अपने करीब खींचा और रूह की कमर पर हाथ डाला। रूह ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की। रूह, आई एम वेटिंग, यारम ने कहा। यारम, आपको पता है मुझे सब कुछ पता है रूह, अब किस में? यारम ने उसकी बात काटी। ओके बेबी, मैंने आंखें बंद कर ली है, यारम ने बात खत्म करते हुए कहा। यारम की आंखें बंद थी। रूह ने आखिर हार मानकर यारम के होठों पर अपने होठ रखे और उसके सीने में चेहरा छुपा गई। कमरे में यारम का कह कहा गूंजा। आज तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? यारम ने उसके सर के बालों को सहलाते हुए कहा। तो रूह ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेबी, तुम्हारा पाला सा सोनू? यारम ने उसकी नकल उतारी। वो मासूमा के पास है, वो उसे मासूमा की आदत हो गई है, बहुत पसंद करता है वो भी उसे मेरी तरह, बहुत प्यार करती है। रूह ने सर वापस उसके सीने पर रखा, जबकि उसकी बातें फिर से शुरू हो चुकी थी। इतने दिनों से यारम ने उसकी ये कहीं बातें नहीं सुनी थी। कितना मिस करता था वो अपनी पुरानी रूह को। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा था। यारम बहुत खुश था। मासूमा किचन में पानी लेने आई। इत्तेफाक से सार्क भी उसी वक्त पानी लेने आ गया। तुम मेरे पीछे आए हो? मासूमा ने अपने पीछे देखकर पूछा। वे उसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो उसके साथ इतनी रूड हो जाती। उस वक्त भी वो उससे बहुत रूडली बात कर रही थी, जो कि शार्फ को बहुत तपा गई थी। हूर हो तुम, या आसमान से उतरी हुई कोई परी, जिसके पीछे आधी रात को मैं किचन में आऊंगा? मासूमा का लहजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसी की तरह तल्ख लहजे में बोला। तुम्हें पता है मासूमा, तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। तुम अपने आप को
ओवर स्मार्ट समझ बैठी थी, लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि तुम नहीं हो। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे प्यार में मर रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब कुछ हमारा प्लान था। तुम सारिम को पसंद करने लगी, लेकिन वो तुम्हें धोखा दे रहा था और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हें लगता है कि मैं तन्हाई में तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मासूमा। मैं तो अपनी हार को कबूल नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से कायल कर लूँगा। मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो शायद तुम भी मुझे चाहने लगो। तुम उस दिन से मुझसे नाराज़ हो। उस दिन के बाद तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, और अगर कभी तुमने मुझसे बात की है तो इतनी रूडली। तुम मेरे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रही हो खेलने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं, सारिम तुम्हें धोखा दे रहा था और मुझे अपना निशाना बना रहा था। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की कि तुमने मेरे साथ क्या है। तुमसे रूठना मुझे चाहिए, नाराज मुझे होना चाहिए, नखरे मुझे दिखाने चाहिए, लेकिन ना जाने तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। ये सच है मासूमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे पहले दिन से अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे सामने हमेशा से अपना जज्बात का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे नाराज क्यों हो। तुम एक बार खुद को मेरी जगह रख कर सोचो। अगर मेरी जगह तुम होती और मैं तुम्हारे जज्बात के साथ ऐसे ही खेलता तो क्या करती तुम। कभी जिंदगी में मुझसे मुंह लगाना पसंद नहीं करती क्या, फिर भी इसी तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती। नहीं, तुम तो अपनी ही गलती पर मुझसे नाराज हो गई हो। तुम खुद गलती करके सजा मुझे दे सकती हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बेहतर प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुना दो, ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। साफ ना जाने कब का जा चुका था, जबकि मासूमा कितनी देर सोचती रही। क्या वो सच में अपनी गलतियों की सजा उसे दे रही थी? क्या वो जो कुछ हुआ उसमें गलती सिर्फ उसकी अपनी थी? अभी लेला को लाकर स्टेज पर बिठाया गया था। मेहंदी की रस्म बस शुरू होने वाली थी। सब बेफिक्र होकर बैठे थे, जब अचानक सारिम के आने से परेशान हो गए। उसे यहाँ किसने बुलाया है? कोई भी आज के दिन अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन सारिम को देखकर सबका मुंह बन गया था। जितना बुरा तुमने किया है सारिम, इसके बाद तो शायद मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखना चाहता। लेकिन क्या है कि तुम हमारे जानने वाले में से हो। उसने दोस्त का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस शादी पर बुलाया। यारम ने मुरव्वतन वेलकम किया, जबकि मायरा और उर्वा को खिजर ने खुद स्पेशली इनवाइट किया था। रस्म शुरू होने वाली थी। खिजर को लैला के साथ बिठाया गया तो वो उसे घूरने लगी। घूरो मत, आज हमारी रस्म एक साथ होगी। वैसे भी ये शादी है, कोई मैदान जंग नहीं जहाँ हम लड़ते लड़ते शादी करेंगे, ऐसा मेरी गुड़िया का कहना है। अब आराम से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे घूरने से भी हमारी रस्म साथ ही होगी। वो थोड़ा सा मजीद उसके करीब खिसका। खींचर, जरा पीछे होकर बैठो। क्या मेरी गोद में बैठना है? लैला ने तब कर कहा। मुझे इतराज नहीं है, अगर जगह कम पड़ गई तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा। खिजर ने आंख दबाकर कहा। सारी शादी का मजा किरकिरा कर दिया तुमने, लैला ने भिन्ना कर कहा। वो जो खिजर की बेचैनियों को एंजॉय कर रही थी। खिजर का छुप छुप कर उनके कमरे तक आना, छुप छुप कर उन्हें देखना, उससे बात करने के बहाने ढूंढना। लैला को बहुत मजा आ रहा था और आज भी वो ये सब कुछ एंजॉय करना चाहती थी कि वो उसके साथ आकर बैठ गया। रस्म शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले उर्वा और सारिम ने उनको मेहंदी लगाई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। उर्वा मुस्कुराते हुए लैला से मिली। अपने लिए अपनी जैसी ढूंढ ली है, अच्छा किया। कम से कम तुमने तो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे, सारिम ने खिजर को मेहंदी लगाते हुए धीमी आवाज में कहा। लेकिन खिजर जवाब में कुछ नहीं बोला। इस वक्त अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। अब यारम और रूह की बारी थी। सबसे पहले क्या लगाते हैं? यारम ने पूछा। ओहो यारम, आपको तो कुछ भी नहीं पता। ये तेल वाली प्याली उठाए और तेल खिजर भाई के सर पर लगाए। रूह ने तरीका बताया और यारम ने प्याली उठाई, और उसके बाद जो हरकत यारम ने की वो लैला के साथ सबके ठहाके बुलंद कर गई। यारम ने पूरा का पूरा प्याला खिजर के सर पर उड़ेल दिया। क्या हुआ तुम लोग सब हंस क्यों रहे हो? मैंने ठीक किया ना? यारम मासूमियत से बोला। यारम के बच्चे, जरा सा तेल लगाने का कहा था, तुमने तो मुझे तेल में नहला दिया। पक्का खिजर बनकर काला कलूटा लगेगा। बेटा तेरी ये शादी तो बर्बाद हो गई। सार्फ ने लुकमा दिया। अब मेहंदी लगानी है? यारम ने अनजान बनते पूछा। कुछ नहीं लगाना मेरे भाई, तूने जितना लगा दिया है बहुत है। तेरा आज का कोटा पूरा हो गया।
खिजर ने उसके सामने हाथ बांधे। अब वह न जाने उसके साथ क्या करने वाला था। ओके फाइन, मैं तो सिर्फ रस्म अदा कर रहा था, यारम ने मासूमियत से कहा, लेकिन वह इतना मासूम था कि कहीं मासूम था नहीं कि कोई उसकी बातों में आ जाता। वे हंसते हुए उनके करीब से उठ गया। मेरे प्यारे भाई को तेल से नहला दिया। रूह टॉवल से उसका सर और मुंह साफ करने लगी। मेरी बारी, सार्फ ने शोर मचाया। हाँ, बाप की बारी, रूह ने मुस्कुराकर कहा। तो वे भागते हुए आगे आया और खिजर के साथ बैठ गया। मासूमा, तुम भी बैठ जाओ, रस्म कर लो, बाद में अकेली रह जाओगी, यारम ने कहा। तो शार्फ मुस्कुराया, जबकि उसके इस तरह से मुस्कुराने पर न जाने क्यों मासूमा को शर्म आ गया। चलो मासूमा, यारम ने फिर से कहा। तो मासूमा छोटे छोटे कदम उठाती आकर दूसरी साइड बैठी और रस्म अदा करने लगी। मासूमा ने एक नज़र उठा के सामने खड़े सारिम की तरफ देखा। ना जाने क्यों आज ये शख्स उसे बिल्कुल अच्छा ना लगा था। आज उसके मुकाबले में सार्फ उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि सार्फ दोगला इंसान नहीं था। वे जो दिल में रखता था वही जबान पर रखता था। वे उससे सच्ची मोहब्बत करता था। सारिम की तरह उसे धोखा नहीं दे रहा था। सारिम के साथ खड़ी उर्वा एक मुकम्मल कमल थे। मासूमा को अपने आप पर गुस्सा आया। अगर वे यह सब कुछ सच होता तो क्या वो उर्वा का घर बर्बाद कर देती। उसने जल्दी से नजर फेर कर शार्फ की तरफ देखा, जो उसी को देख रहा था। मासूमा ने सारी सोची जहन से झटक कर रस्म अदा की, फिर मुस्कुराकर शार्फ की तरफ देखा, जो उसकी नकल करके रस्म अदा कर रहा था। कॉपी कैट, वो बड़बड़ाकर उठी तो सार्फ भी उठ गया। रस्म अदा करके सारिम उर्वा को लेकर चला गया, जबकि वो सब अब बैठकर बातें कर रहे थे। लैला का पर्दा खत्म हो चुका था, क्योंकि रस्में साथ हो रही थी जिस पर उसका मुंह बना हुआ था। लैला यार, मूड ठीक करो ना, हम एक ही घर में रहकर छुप तो नहीं सकते, खिजर उसे समझाने लगा। बिल्कुल नहीं, निकाह के वक्त देखना था हमने एक दूसरे को, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अब मुझसे बात मत करो। वो गुस्से से मुंह फेर गई। लैला, तुम्हें दुख इस बात का है, रस्म से पहले खिजर ने तुम्हें देख लिया या खिजर ने तुम्हें देख लिया, सार्फ ने शरारत से पूछा। मेरा मतलब है खिजर को अपने आगे पीछे लगा देखकर तुम काफ़ी इंजॉय कर रही थी। ये तो तुम्हें देखने के लिए मरा जा रहा था। मुझे पता है यही रीजन है तुम्हारा मूड ऑफ होने का। अभी तुम्हारा इरादा हमारे दूल्हा को मजीद तंग करने का था, जो फेल हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है। सार्फ ने उसका राज खोला। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लैला ने बौखला कर कहा। हाँ, जैसे हम तो कुछ जानते ही नहीं। सार्फ, जानते ही नहीं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मान लेते हैं, शार्फ ने शरारत से कहा। सब मिले हुए हो तुम, लगता है दुल्हन वाली मैं सिर्फ अकेली ही हूँ, तुम सब तो उसके साथ हो। सुबह मैं अकेली बैठी होंगी और तुम सब बारात लेके आओगे, देख लेना तुम, लैला ने मुंह पिसोर कर कहा। नहीं लैला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मासूमा उसके गले में बाहें डालकर बोली। और मैं भी, देखना तुम, हाँ तुम, हम उन लड़कों वालों की कैसी बैंड बजाते हैं। यारम उसकी दूसरी तरफ आकर बैठा तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। सब लोग सोने के लिए जा चुके थे, जबकि रूह एक नज़र सारे इंतजामात पर डाल रही थी, क्योंकि कल निकाह था और वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी गड़बड़ हो। जब उसने बाहर अकेले खड़े खिजर को देखा, ओ दूल्हा मियाँ सो जाए, वरना सुबह रूप नहीं चढ़ेगा, वो शरारत से कहती उसके करीब आ खड़ी हुई, जबकि खिजर को परेशान देखकर सीरियस हो गई। क्या हुआ खिजर भाई, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, बस अपनी फैमिली को याद कर रहा था, खिजर ने कहा। आपकी फैमिली कहाँ है, आपकी फैमिली, रूह ने पूछा। तुम हो मेरी फैमिली, खिजर ने मुस्कुराकर कहा। तो वो भी मुस्कुराई। मैं तो हूँ ही खिजर भाई, लेकिन मेरे अलावा और कौन कौन है ये बताए, वो पूछने लगी। मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है रूह, मेरे बाप बाप तो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। हम 2 बहन भाई थे। मेरे चाचा ने मेरी बहन की शादी ऐसे शख्स से कर दी जो पहले से शादीशुदा था, और मुझे भी मेरी बहन के साथ भेज दिया था कि बाद में जायदाद में कोई हिस्सा ना देना पड़े। वो आदमी दिन रात मेरी बहन को मारता पीटता था। मैं उस वक्त बच्चा था रूह, कुछ नहीं कर सकता था, बस अपनी बहन को मार खाते देखकर सिर्फ रो सकता था। उम्र कम और वक्त पर इलाज ना होने की वजह से मेरी बहन के यहाँ बच्चा पैदा होते ही वो मर गई, और फिर मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं भाग कर यहाँ आ गया, खिजर ने कहा। तो फिर उस बच्चे का क्या हुआ भाई, वो पूछने लगी, जबकि इसके जवाब में खिजर कुछ भी नहीं बोल पाया। वो चाहकर भी उसे ये नहीं बता पाया कि वो बच्चा रूह है और कोई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो, कब से तुम्हारा इंतजार
कर रहा हूँ। याराम अचानक उसके पीछे से बोला। मैं खिजर भाई से बातें कर रही थी। दुल्हे मियाँ, तुम भी सो जाओ, बाकी बातें बाद में कर लेना। शायद वो उसकी आंखें पड़ चुका था, तभी उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देते अंदाज में बोला और रूह को अंदर ले गया। जबकि खिजर कितनी देर वहीं खड़ा रहा। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसकी बहन बिस्तर पर सिसक के मर गई और उस शख्स के कान में जूं तक ना रेंगी। वो क्यों इतना बेबस था कि उसे बचा नहीं पाया। वह शख्स उसे अपनी पहली बीवी के घर ले गया था, जो उसे दिन रात मारती पीटती थी, खाना ना देती, नौकरों की तरह दिन रात काम करवाती और शाम के साए गहरे होते ही उसे घर से बाहर बिठा देती। वो सारी रात सर्दी में रोता तड़पता, बस एक बार रूह से मिलने की ख्वाहिश करता, लेकिन वे जालिम औरत उसे रूह के पास भी फटकने ना देती। फिर उसने एक दिन सोचा, क्यों ना वे यहाँ से कहीं दूर चला जाए, पैसे कमाए और फिर रूह को अपने साथ लेकर एक अलग घर बनाए। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने पैसे तो कमा लिया, लेकिन अपनी रूह के सामने नजर उठाने के, जीने के काबिल ना रहा। वे कैसे उसे कहता कि वे एक कातिल है। हाँ, वे रूह को कभी ये बात नहीं बता सकता था कि उसका मामू एक कातिल है। बेशक उसने कभी किसी मासूम की जान नहीं ली थी, किसी बेगुनाह को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन कानून की नज़रों में वह एक कातिल था और रूह की नज़रों में खुद को कातिल नहीं देख सकता था। याराम ने शादी के तोहफे में खिजर को बहुत खूबसूरत फ्लैट दिया था, जिसमें शादी के बाद लैला और खिजर रहने वाले थे। खिजर की बारात वहीं से चली थी, जबकि लैला को याराम के घर से रुखसत करने वाले थे। बारात के आते ही मासूमा ने एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभाते हुए उन्हें वेलकम किया। सारिम और उर्वा उनकी छोटी सी बारात में शामिल थे। रुके खिजर भाई, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते, अभी तो हमने दूध पिलाई की रस्म करनी है। मासूमा को उसे ऐसे अंदर ले जाते देखकर रूह मैदान में कूदी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, दूध पिलाई की रस्म भी तो होनी है। मासूमा ने सर पर हाथ मारते हुए किचन की तरफ दौड़ लगाई और फौरन दूध लाकर उसके सामने रखा। खिजर भाई, रस्म कुछ यूं है कि पहले आप अपनी जेब हल्की करते हुए इस थाली में पैसे रखेंगे, फिर ये दूध का गिलास आपको रूह पिलाएगी। रस्म बताई। रूह, तुम हमारे साइड हो, सार्फ ने याद दिलाया, जिसे रूह ने इग्नोर कर दिया। मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी रूह, मुझे ये दूध नहीं चाहिए। खिजर ने हरी झंडी दिखाई। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, दूध तो आपको पीना पड़ेगा। रूह ने फौरन गिलास उठाकर उसके लबों से लगाया, जिसकी वजह से खिजर को जेब हल्की करनी पड़ी। खिजर को लाकर हॉल में बिठाया गया, जहां मौलवी और गवाह बैठे थे। उसके आने के फौरन बाद ही निकाह शुरू हो गया। लैला को पर्दे के पीछे रखा गया था, जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पाया। पर्दे के पीछे से भी वो अंदाजा लगा सकता था कि वो ब्राइडल ड्रेस में नहीं है। उसने बहुत हल्के काम वाला ड्रेस पहना था, जो बहुत मिन्नतें करने के बाद वो उसके लिए लाई थी, क्योंकि शादी वाले लहंगे में तो उससे चला भी नहीं जा रहा था, जिसको मद्देनजर रखते हुए आखिर रूह इसके लिए एक सिंपल ड्रेस लाने के लिए राजी हो गई। लेकिन वे इतना भी सिंपल ना था, लेकिन वे इतना भी हेवी नहीं था कि लैला पहन ना सके। निकाह की रस्म बहुत सादगी से की गई और फिर इस रस्म के बाद लैला को बाहर स्टेज पर बिठाया गया। और यहाँ भी खिजर जानता था कि उसकी जेब में कुछ नहीं बचेगा। दूल्हा होना भी एक तरह का अजाब है। इसने लैला के एक तरफ रूह और दूसरी तरफ मासूमा को बैठे देखकर कहा, और अब आप पर भी ये अजाब नाजिल हो चुका है। चलिए अपनी जेब खाली करें, वरना आपको हम यहाँ बैठने नहीं देंगे। मासूमा ने कहा, हम एक पैसा नहीं देंगे, फौरन उठो यहाँ से। यारम अब खिजर की टीम में आकर बोला, अरे ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं होता, ये रस्म है, चले फौरन से पैसे निकालें, वरना हम आपको अपनी दुल्हन नहीं देंगे। रूह ने कहा, तुम अपनी दुल्हन रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। यारम मुकम्मल लड़ाई के मूड में बोला, जिस पर खिजर परेशान हो गया। उसका बस चले तो बारात ही वापस ले जाए। तुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी दुल्हन चाहिए। यह लो रूह। खिजर ने फौरन जेब से एक गड्डी नोटों की निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई, जो उन दोनों ने खुशी खुशी थाम ली। रूह खाने पीने का इंतजाम करने लगी। जब सारिम उठकर उसके पीछे गया, यारम ने उसे इस तरह से जाते देख लिया था। वो जा रहा था जब अचानक किसी ने उसे जोरदार धक्का मारकर पीछे की तरफ घसीटा था। तुम सीधी तरह से क्यों नहीं मानते? तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती सारी? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारी वजह से इन हाथों से मैंने अपनी रूह को तकलीफ दी। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इन तलाक के कागजात की वजह से, जो तुम लेके आए थे, जिसकी सजा मैंने उसे दी।
मैं उससे इस हद तक शर्मिंदा हूँ कि माफ़ी तक नहीं मांग पाया। उससे क्यों नहीं छोड़ देते हमारा पीछा। वो उसे लगातार मारते हुए बोल रहा था। यारम, मैं रूह से पूछने जा रहा था कि सारिम अभी बोल ही रहा था कि यारम ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ा। अपनी जुबान से मेरी बीवी का नाम भी नहीं लेना। दोस्त बनकर आए हो इस शादी में, दोस्त बनकर रहो। यारम, काजमी की दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सारिम वो उसे एक झटके में खुद से दूर फेंक कर बोला और बिना उसकी तरफ देखे रूह के पास किचन में चला गया। सारी रस्में अदा हो चुकी थी जब सार्फ ने कपल डांस का सोसा छोड़ा और खिजर और लैला को मैदान में ले आया। लैला ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर वह भी मुस्कुराया। आप लोग क्या सिर्फ ये सब देखने आए हैं? उठे, आप डांस करें। उसने उर्वा को उठाया और साथ में सारिम को इशारा किया। सारिम मुस्कुराते हुए उठा और उसका हाथ थाम लिया। उर्वा का आखिरी महीना चल रहा था। अब कभी भी उनके घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। सारिम, ये आपके गाल पर क्या हुआ? वे उसके गाल को देखकर पूछने लगी। सारिम ने एक नजर यारम की देखा जिसे उसने ये गिफ्ट दिया था। कुछ नहीं, वे गिर गया था। सारिम ने झूठ बोलते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, फिर साफ रूह और यारम को भी मैदान में ले आया। अब उसका इरादा खुद मासूमा की तरफ जाकर उसे डांस के लिए ऑफर करने का था। मासूमा उसे अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुराई, लेकिन उससे पहले ही माहिरा उसके पास आई और बोली कि मुझे सार्फ भैया के साथ डांस करना है। सार्फ ने मुस्कुराकर एक नज़र उसे देखा और फिर माहिरा का हाथ थामकर उसे गोल गोल घुमाने लगा, जबकि मासूमा सोनू को उठाए धीरे धीरे डांस कर रही थी। रूह, मुझे लगता है हमें ना बाद में अकेले डांस करना चाहिए। फिलहाल मैं माहिरा के साथ डांस करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल में तुम्हारा सोनू तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। उसने रूह का ध्यान सार्फ और मासूमा की तरफ दिलाया। वाह यारम, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। यारम ने कल ही उसे बताया था कि सार्फ और मासूमा एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। वो उसे दाद देती सोनू की तरफ आई और मासूमा को उससे ले लिया, जबकि यारम मायरा का हाथ थामकर सार्फ को उसकी तरफ जाने का इशारा कर चुका था, जिसे समझते हुए सार्फ फौरन मासूमा की तरफ गया और उसे डांस की ऑफर की, जिसे मासूमा ने कबूल कर लिया। तो फिर क्या सोचा तुमने मेरी इस बात के बारे में? सार्फ ने पूछा। मासूमा जानती थी वो कल रात वाली किचन में हुई बात के बारे में बात कर रहा है। मासूमा ने आहिस्ता से अपना सर उसके कंधे पर रखा। मुझे मंजूर है सार्फ, लेकिन मेरे बाबा का बदला पूरा होने के बाद हम शादी करेंगे। मासूमा आहिस्ता से बोली। मैं तुमसे वादा करता हूँ मासूमा, मैं तुम्हारे बाबा की मौत का बदला जरूर लूंगा। वे तीनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। वो देखकर बहुत खुश हो रही थी जब उसने यारम की तरफ देखते हुए आंख मारी, जबकि यारम उसकी इस अदा पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। रुकिए खिजर भाई, हम आपको ऐसे ही कमरे में नहीं जाने देंगे। पहले हमारा नेग निकाले। रूह ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया। मतलब अब यहाँ भी पैसे देने होंगे? भूखी प्यासी यहाँ भी मांगने आ पहुंची। लैला को रुखसत करके खिजर के नए फ्लैट में लाया गया था और यहाँ भी इसके साथ सब लोग आए थे। हाँ, तो आपको क्या लगा हम ऐसे ही आपको छोड़ देंगे? बताइए, अंदर जाने की मर्जी है या नहीं? रूह ने पूछा। तुम दोनों सुबह से मुझे काफी हद तक लूट चुकी हो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम दोनों को देने के लिए। यकीन ना आए तो मुझे चेक कर सकती हो, और यकीन आ गया हो तो मेरी जान छोड़ दो। खिजर ने बेबसी से मिन्नत की थी। बिल्कुल भी नहीं। आपने सोचा भी कैसे कि हम आपकी जान छोड़ देंगे? इस बार तो हम कुछ ज्यादा लेंगे। मासूमा ने ज्यादा कहते हुए रूह की तरफ इशारा किया। ज्यादा नहीं मासूमा, बहुत ज्यादा। आखिर हमने इतनी खूबसूरत लड़की दी है, हक बनता है। रूह ने कहा। देखा कैसे पार्टी बदली है तुम्हारी बहन ने? यारम ने कहा। जुल्म की इंतहा हो गई, सार्फ ने आह भरते हुए कहा। यारम के सामने हाथ फैलाया तो यारम ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। मेरे भाई, अब इसके पास कुछ नहीं है। हमें ही इसे अंदर भेजने के लिए अपनी जेबों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, सार्फ ने कहा। तो यारम ने अपनी जेब से जो भी हाथ आया उसके हाथ में पकड़ा दिया। फिर सार्फ ने भी यही अमल दोहराया और पैसे उसके हवाले कर दिए, जिसके बाद दोनों ने हंसी खुशी उसका रास्ता छोड़कर उसे अंदर भेज दिया। टेला बहुत खूबसूरत लग रही थी। खिजर का दिल चाहा कि आज उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दे। वे उसके करीब आकर बैठा। लैला जरा सा पीछे हटी। तुम शर्मा रही हो मुझसे? खिजर ने मुस्कुराकर पूछा। दिमाग खराब हो गया है? मैं क्यों शर्माने लगी तुमसे?
लेला अपनी शर्म छुपाकर उसे डांटते हुए बोली। अच्छा, मुझे लगा शायद आज ही कोई शर्म कर लो, खिजर शरारत से बोला। तो लेला ने घूरकर उसे देखा। खिजर खियाखा लगाकर हंसते हुए उसकी गोद में अपना सर रख गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे पता है तुम शर्माने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं हो। खिजर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रखा। थैंक यू खिजर, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लेला ने उसकी तारीफ का शुक्रिया अदा करते हुए उसके परेशानी की वजह जानना चाहा। कितना अच्छा होता ना लेला, आज रू मुझे भाई की जगह मामू बनाकर इस कमरे में भेजती। कितना अच्छा होता ना वे मेरे निकाह में मेरी बहन की जगह मेरी भांजी बनकर शरीक होती। खिजर ने कहा, तुम उसे बता देते कि तुम उसके भाई नहीं उसके मामू हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम उससे ये बात छुपा क्यों रहे हो। लेला ने पूछा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह मुझसे नफरत करे। जानती हो लेला, जब उसे पता चलेगा कि मैं इस काम में हूँ और मैं यह काम करता हूँ, तो जानती हो उसे कितना बुरा लगेगा। वह मुझसे नफरत करने लगेगी और मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। तुम उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकते और यारम को उस पर सख्ती करने के मशवरे दे सकते हो। लेला ने तंज किया। अंदाजा भी है तुम्हें खिजर, तुमने यारम को उस पर कितनी सख्ती करने पर मजबूर किया। यारम ने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर किया था। भूलो मत, वो तुम्हारी भांजी है। तुम अपनी भांजी पर इतना जुर्म कैसे होते देख सकते हो? तुम्हें क्या लगता है लेला, क्या उसकी तकलीफ देखकर मैं एंजॉय करता हूँ? मुझे मजा आता है अपनी रूह को तकलीफ में देखकर, उसे दर्द देखकर मुझे खुशी मिलती है। नहीं लेला, उसे तकलीफ में देखकर मुझे खुद तकलीफ होती है। उसके दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन शायद तुमने यारम का दर्द नहीं देखा। इन 4 माह में यारम किस हद तक बदल चुका है तुमने शायद कभी नोट नहीं किया। लेला, मैंने नोट किया है। यारम इस हद तक बदल चुका था कि उसे याद भी नहीं रहा था कि वो क्या है। लेला, वो भूल चुका था कि वो एक दरिंदा है। वो भूल चुका था कि वो लोगों की जान लेता है। वो भूल चुका था कि वो ढीठ है। वो अपनी पहचान खो बैठा। मैंने उसे उसकी पहचान वापस दी है। वो रूह के लिए बदल रहा था। रूह उसके अंदर तक बस चुकी है लेला। अगर रूह उसकी जिंदगी ना रहती तो यारम भी ना रहता। यारम रूह के लिए मर सकता है। अगर वो उसे ये सब कुछ छोड़ने पर मजबूर करे तो वो ये सब कुछ छोड़ देगा, और अगर उसने ये सब कुछ छोड़ दिया तो जो अहद हमने बचपन में किया था उस अहद का क्या होगा? वो फैसला कि हम किसी औरत पर जुल्म नहीं होने देंगे, किसी औरत की आबरू को लूटने नहीं देंगे, किसी को सरे बाजार बिकने नहीं देंगे। मैं मानता हूँ हम हर एक औरत को बचा नहीं सकते, लेकिन यारम यहाँ से हट गया। अगर उसने ये काम छोड़ दिया, मैं और तुम और सार हम कुछ भी नहीं है लेला। यारम है तो हम हैं, और मैं सिर्फ अपनी भांजी के लिए इन 1000 माँ बहनों की इज्जत लूटते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने ये भी महसूस कर लिया था कि यारम रूह के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए मैंने यारम को रूह पर सख्ती करने के लिए कहा था कि ज़बरदस्ती ही सही वो इसके साथ रहे, क्योंकि अगर रूह इसे छोड़ जाती तो यारम मर जाता, और हम एक मरहूम इंसान के साथ अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, जिस तरह से कानून की दुनिया में मिशन होते हैं, इसी तरह हमारी दुनिया में भी मिशन है। ये बात अलग है कि हम कानून को तोड़कर अपना मिशन पूरा करते हैं। मैंने यारम को रूह पर सख्ती करने के लिए कहा था कि ना तो यारम ये काम छोड़े और ना ही रूह इसे छोड़कर जाए। और वैसे भी वो रूह के सामने अपनी झूठी पहचान बना रहा था। वो रूह से हर बात में झूठ बोल रहा था। वो रूह की नज़रों में एक बहुत अच्छा इंसान बन के रहना चाहता था। जानती हो लेला, रूह को ये सब कुछ कबूल करने में इतना वक्त क्यों लगेगा? क्योंकि यारम ने इसके सामने एक झूठी पहचान बनाई थी। यारम ने अपने आप को गलत तरीके से इसके सामने पेश किया था। अगर पहले ही दिन यारम इसे बता देता कि वो क्या है और इसके सामने अपनी सच्ची पहचान बनाता, तो रूह में कभी इतनी हिम्मत ही ना थी कि इसे छोड़ने की बात करे। लेकिन डरे हुए इंसान और ज़्यादा बेबस हो जाते हैं। अब रूह भी यारम को बहुत चाहती है, इससे बहुत मोहब्बत करती है, और इसे यकीन है यारम कभी इसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। अब सिर्फ यारम ही नहीं बल्कि रूह भी इसके बगैर नहीं रह सकती, और मैं दुआ करता हूँ कि वो दोनों हमेशा साथ रहे। रूह मेरी बच्ची है लेला, मैं इससे ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करता। जो जुल्म मेरी बहन के साथ हुआ वो किसी और की बहन के साथ नहीं होने दे सकता। तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरा चाचा ने मेरी बहन को 20,000 में बेच दिया, और इस 20,000 की कीमत मेरी बहन ने दिन रात मार खा के चुकाई है।
खिजड़ ने अपनी आंखों में आए आंसू बेदर्दी से साफ किए। हम जिस दिन पाकिस्तान से भागकर यहाँ आए थे ना लैला, उस दिन हमने कसम खाई थी हम अपने सामने आई हर मजबूर औरत को इंसाफ दिलाएंगे, और हम अपने उस वादे पर आज भी कायम हैं। मैं भटकूंगा नहीं, और यारम को मैं भटकने दूंगा नहीं। हमें मरते दम तक अपना अहद निभाना है। खिजड़ ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए लैला को शर्मिंदा कर दिया था। लेकिन खिजड़, तुम्हें कब पता चला कि रूह तुम्हारी भांजी है? जब यारम और रूह हनीमून पर गए थे और यारम अपना फ़ोन मुझे दे गया था। एक दिन फातिमा बीबी का फ़ोन आया था। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उनसे बातें करने लगा। बातों ही बातों में मैंने रूह के बारे में बताने लगी। अपनी बातों में उन्होंने तंजीमबाजी का नाम लिया। रूह के नाम पर तो मुझे पहले ही शक था, क्योंकि रूह का नाम मैंने खुद रखा था, रूह नूर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी सौतेली माँ और तुम सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसके बाद मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मैं रूह का बेचैनी से इंतजार करने लगा कि वो कब यहाँ आएगी और मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसका मामू है। फिर वो इंतजार डर में बदलने लगा। यारम ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसने वहाँ 2 लोगों की जबान काट दी है, जिसके बाद के रिएक्शन ने यारम को डरा दिया। वो सच्चाई जाने बगैर मेरे साथ है लैला। अगर उसे सच पता चल गया तो यकीन मानो वो कभी मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहेगी, क्योंकि यारम की सच्चाई पता चलने के बाद उसने किस तरह से रिएक्ट किया है सब जानते हैं। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता लैला। खिजड़ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैला ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। वैसे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? खिजड़ ने मौजूद टॉपिक बदला। मैं तुमसे शर्माऊंगी? कितने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे, लैला इतरा कर बोली। और अगर मैं तुम्हें शर्माने पर मजबूर कर दूं तो? खिजड़ ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर गिराया। बात की बाद में देखी जाएगी, लैला ने एक अदा से कहा। और अगर मैं अभी दिखाना चाहूँ तो? खिजड़ शरारत से कहते उसके चेहरे पर झुका था। लैला ने हंसते हुए उसकी पनाह में अपनी जगह बनाई। उन्हें फ्लैट में छोड़कर वो चारों वापस अपने अपने घर आ गए थे। वो गाड़ी रोककर कमरे में आया तो रूह अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी। अरे ये क्या, तुमने चेंज कर लिया? यारम ने मुंह बनाया। हाँ तो मैं इन्हीं कपड़ों में सो जाती? नहीं, मेरा इंतजार ही कर लेती। मैं आता, तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ करता, और वैसे भी अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ डांस भी नहीं किया। यारम ने उसका हाथ खींचकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। रूह ने अपना आप छुड़ाते हुए नखरे दिखाए। और मैं तुम्हें सोने दूंगा, जोक ऑफ द डे, यारम ने कहते हुए उसे अपनी बाहों में भरा। रूह ने शर्माते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया। तुम्हें पता है रूह, तुम क्या हो? वह उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखकर उसकी कमर में हाथ डाले पूछने लगा। क्या? उसने पूछा। एंजल, एक फरिश्ता जिसे शैतान के लिए बनाया गया है। यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था। तुम्हें पता है रूह, तुम्हें मेरे लिए भेजा गया है। और मैं क्या हूँ? डेविल, एक शैतान, लोगों की जान लेने वाला हैवान जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आता। लेकिन तुमने उसे मोहब्बत करना सिखाया है। मुझे कभी छोड़कर मत जाना रूह, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। आप मुझसे कभी झूठ मत बोलिएगा। यारम, छोटा बड़ा जैसा भी हो, हमेशा सच। मैं सब कुछ सह लूंगी, सब कुछ कबूल कर लूंगी, लेकिन अब मजीद झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वादा करें आप कभी भी कोई भी सच्चाई मुझसे नहीं छुपाएंगे, उसने अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहा। यारम ने फौरन उसका हाथ थाम कर चूम लिया। कभी नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, हमेशा सच बोलूंगा। वह उसे अपने सीने से लगाकर बोला, ये जाने बगैर कि एक बहुत बड़ा सच उसने अब तक रूह से छुपाया है, एक बहुत बड़ा झूठ बोला है जिसके सामने सारे सच बेमोल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।